आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। विद्युत क्षेत्र, जैसा कि नाम से लग रहा है क्षेत्र। देखिए, इससे पहले आपने 11वीं में पढ़ा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, यहां पर विद्युत क्षेत्र, आगे चल के पढ़ोगे चुंबकीय क्षेत्र। तो पृथ्वी के आसपास एक रीजन बन जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, इसके आसपास एक रीजन बन जाता है। अगर उसमें कोई मैटेरियल बॉडी आएगी, कोई मास वाली बॉडी अगर उसमें लेकर के आए तो उस पर एक आकर्षण बल लगने लग जाएगा। तो पृथ्वी के आसपास के इस क्षेत्र को, इस रीजन को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसे ही अगर आप ले रहे हो चार्ज, ये मान लीजिए कोई चार्ज है, आप इसको Q मान लीजिए, प्लस चार्ज लेके चल रहे हैं, तो इस चार्ज के आसपास एक रीजन बन जाएगा। उसमें कोई दूसरा चार्ज लेकर के आएंगे तो उस पर बल लगने लगेगा। बल कैसा होगा ये डिपेंड करेगा उनके नेचर पर, कि भाई आकर्षण का है या फिर प्रतिकर्षण का है। तो ये जो क्षेत्र बन गया है आवेश के चारों तरफ, इस क्षेत्र को कहते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही मान लीजिए अगर कहीं मैग्नेट रखी है, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ। मैग्नेट के आसपास भी एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है, अगर उसमें कोई दूसरी मैग्नेट लेकर के हम आते हैं तो उस पर भी एक बल लगने लगता है। वो डिपेंड करता है कि मैग्नेट के कौन से पोल को आप किस पोल के पास ला रहे हैं, ठीक है, तो उस पर भी बल लगने लगता है। तो इस वाले क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो कुल मिलाकर के हम विद्युत क्षेत्र के साथ साथ इन दो पॉइंटों को और समझ गए। तो विद्युत क्षेत्र क्या चीज है? आवेश के आसपास का एक रीजन, जिसमें कोई दूसरा आवेश लाएंगे तो वो एक बल का अनुभव करेगा। अब बात आती है विद्युत क्षेत्र के बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र कैसा है उसको प्रदर्शित किया जाता है उसकी तीव्रता से, इंटेंसिटी से। और ये क्या होती है, इसको समझने से पहले आपने 11वीं में पढ़ा था गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता वहां पर क्या पढ़ी थी कि अगर हम कोई m मास लेकर के आए तो m मास पर अगर बल लग रहा है F, तो F अपॉन m, इसको कहते थे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। आप यहां पर भी एक आवेश लेकर के आ रहे हो, मान लो उस जिस आवेश को ला रहे हो वो Q नॉट है। Q नॉट का मतलब होता है Q0 कह सकते हो आप इसको। इसका मतलब है टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। जब आप इसे लेकर के आएंगे तो इस पर भी एक बल लगेगा। तो पर यूनिट चार्ज पर लगने वाले बल को, यानी F अपॉन Q नॉट को कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जिस तरह से आपने गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा, बिल्कुल सेम। वहां उसके यूनिट की बात करोगे तो न्यूटन पर किलोग्राम, और यहां पर न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। लेकिन अगर इसकी कंप्लीट डेफिनेशन की बात की जाए तो यहां हमें एक शब्द और कहना होगा कि Q नॉट टेंड्स टू 0, यानी जिस चार्ज को हम लेकर के आ रहे हैं वो बहुत छोटा होना चाहिए, यानी उसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये वाला चार्ज जो है ये विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस कर रहा है, और जिस चार्ज को हम लेकर के आ रहे हैं वो उस क्षेत्र का पता लगा रहा है। तो पता लगाने वाला जो चार्ज है वो बहुत छोटा होना चाहिए।
इसलिए अगर आप इसकी कंप्लीट डेफिनेशन देना चाहते हैं तो फिर इसको दूसरी तरह से भी और लिख सकते हो आप, E इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नॉट। ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गई। यहां पर अब आपको अलग से कहने की जरूरत नहीं है कि Q नॉट बहुत छोटा है, बल्कि आपने इसमें शो कर दिया है कि हम इसको उस लिमिट तक लेकर के जा रहे हैं जहां Q नॉट की वैल्यू अप्रोचेस टू 0 है, टेंड्स टू 0 है। इसका मतलब होता है 0 के बहुत क्लोज है, यानी ये इतना छोटा चार्ज है कि इसका अपना जो विद्युत क्षेत्र है वो निग्लिजिबल है, या फिर कहिए है ही नहीं। भाई सिंपल सी बात होती है ना कि आप किसी विद्युत क्षेत्र का पता लगाने जा रहे थे और आप एक ऐसा चार्ज लेकर के जा रहे हैं कि उसका अपना विद्युत क्षेत्र हो, तब तो वो उसको इफेक्ट कर देगा, उसको परिवर्तित कर देगा। इसलिए परीक्षण करने वाला जो चार्ज होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए, जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र ना हो। तो पहला पॉइंट हमारा विद्युत क्षेत्र, और दूसरा पॉइंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन आजकल की भाषा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी विद्युत क्षेत्र कह देते हैं। अब आप कहेंगे साहब फिर डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस सिंपल सा है, अगर आप किसी रीजन की बात कर रहे हो, आप इसके आसपास के किसी क्षेत्र की बात कर रहे हो तो वो विद्युत क्षेत्र है, लेकिन किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हो तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। मान लीजिए अभी ऐसे हम लिख दें कि 5 न्यूटन पर कूलम का विद्युत क्षेत्र, तो तुम समझ जाओगे ये विद्युत क्षेत्र का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। लेकिन आजकल की लैंग्वेज में उसको भी विद्युत क्षेत्र हम बोल देते हैं। तो पहला पॉइंट ये क्लियर। दूसरी यूनिट की बात करें, इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक आई गया भाई न्यूटन पर कूलम, लेकिन इसका एक मात्रक और होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कहां से आया वो आप आगे चल के समझेंगे। लेकिन ध्यान रखना भी, मात्रक होता है दूसरा वोल्ट पर मीटर। फिर हम इसकी डायमेंशन की बात करें, इसकी विमा की बात करें कि भाई इसकी विमा क्या होगी। विमा निकालना बड़ा आसान होता है, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। आप यहां से विमा निकालेंगे तो F की जगह पे mL(T)⁻², अपोन में चार्ज की होती है A(T), तो ये आ जाएगा आपका mL(T)⁻³ और A⁻⁻1। ये इसकी विमा निकल करके आ गई। तो हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, उसका फॉर्मूला हो गया, उसका यूनिट हो गया और उसकी डायमेंशन हो गई। यहीं पर दो पॉइंटों को और क्लियर कर लिया जाए। एक होता है सोर्स चार्ज और दूसरा होता है टेस्ट चार्ज। इसको कहते हैं स्रोत आवेश और इसको कहते हैं परीक्षण आवेश। तो स्रोत, सोर्स, यानी जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था वो चार्ज आपका सोर्स चार्ज है। तो यहां अगर देखें तो कौन सा चार्ज है? ये वाला। तो इस चार्ज को कहोगे यहां पर Q को आप सोर्स चार्ज, ऐसा चार्ज जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। यानी चार्ज जहां भी रखा है अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उस चार्ज को आप कहोगे सोर्स चार्ज। और उस विद्युत क्षेत्र का पता लगाने के लिए जो चार्ज लेकर के आ रहे हैं, हम बहुत छोटे वाला चार्ज लेकर के आ रहे हैं, उसको कहोगे टेस्ट चार्ज एंड डिनोटेड बाय Q नॉट। क्लियर? इसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं कि अगर कहीं पर रखा हो कोई चार्ज और उससे r डिस्टेंस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें या फिर विद्युत क्षेत्र निकालें तो कैसे निकाला जाएगा। यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई आपने टेस्ट चार्ज बिंदु आवेश ले लिया, मान लीजिए ये कोई, लिख देते हैं पहले, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आपने सपोज कर लिया कि ये कोई प्लस का Q आवेश है जो कि बिंदु O पर रखा हुआ है और इससे r डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है P और यहां पर हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E।
इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। बड़ा सिंपल सा और बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक टेस्ट चार्ज लेकर के आएंगे। तो मान लीजिए हम Q नॉट टेस्ट चार्ज को P पर लेकर के आए। जब Q नॉट टेस्ट चार्ज बिंदु P पर आएगा तो ये वाला चार्ज उस पर एक बल लगाएगा। ये आप जानते हो कूलाम्स लॉ से कि भाई जब भी कोई दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होंगे तो उनके बीच में एक बल काम करेगा। कूलाम के नियम से आप उस बल को कैलकुलेट कर लोगे। तो Q की वजह से Q नॉट पर लगने वाला बल आप निकाल लोगे तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, K, चाहो तो K की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज कर सकते हो, और हम ये मान के चल रहे हैं ये एयर में रखे हुए हैं। तो K और Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन हम निकालना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। देन तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। F की वैल्यू उठा करके यहां पुट कर दी तो K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और अपॉन में Q नॉट पहले से ही है, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट। तो E की वैल्यू निकल के आ गई E इक्वल टू K और Q अपॉन R स्क्वायर, या फिर और चाहे तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये एक अलग से आपके पास अब फॉर्मूला आ गया, क्योंकि अब हम आगे जब भी विद्युत क्षेत्र निकालने की बात करेंगे तो एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला काम किया करेगा। साथ के साथ क्या दिख रहा है कि भाई विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो डिस्टेंस के साथ कैसे डिपेंड कर रही है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहां पर E इज प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर। कभी कभी ग्राफ पूछने की बात कर लेता है कि भाई E के और इसके बीच में ग्राफ बताइए, ग्राफ किस तरह का आएगा। तो आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, एक एक्सिस पे R ले लिया, एक एक्सिस पे E ले लिया। 1/R स्क्वायर है, इसका मतलब तेजी से कम होने वाला आप शो कर दोगे, इस पे लिख दोगे E इज प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर। इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने विद्युत क्षेत्र निकाल दिया, किसकी वजह से, एक बिंदु आवेश की वजह से। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसे सदिश रूप में लिखना चाहते हैं, तो फिर से वही आएगी बात, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है ये एक सदिश राशि है। अगर आप इसे यहां सदिश रूप में दिखाना चाहते हो तो E पे वेक्टर, कल बड़ा सिंपल तरीके से हमने आपको समझाया था, E पे वेक्टर और इधर F पे वेक्टर। तो कुल मिला के आप क्या कह सकते हो, यहां पर ये इसका सदिश रूप हो गया इस जगह पे, और आप ये बता सकते हैं कि E की वही दिशा होगी जो बल की दिशा है, क्योंकि दोनों पर वेक्टर लगा हुआ है। क्लियर। अब आप यहां देखेंगे कि भाई ये Q इस Q नॉट को, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या कर रहा होगा, रिपेल, यानी ऐसे करके। तो ये बल की दिशा है, तो E की दिशा भी वही होगी जो बल की दिशा है। अगर आप इस दिशा में यूनिट वेक्टर मान लो R कैप, तो फिर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E के ऊपर आप वेक्टर का निशान लगा देंगे और K Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। जैसे आपने कूलाम के नियम को वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखा, बड़ा सिंपल तरीके से, कहीं कोई चेंज इसमें नहीं है, क्योंकि जो हमारी RHS है K कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, Q स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं है, R स्क्वायर आपको मैं समझा चुका हूं कि भाई R स्क्वायर तो कभी भी वेक्टर हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब ये सब तो स्केलर हो गए। अब हमें चाहिए क्या, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास एक ही तरीका होता है और वो तरीका है यूनिट वेक्टर। तो हमने जिधर E की डायरेक्शन फिगर में शो हो रही थी उसी डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर मान लिया R कैप, और R कैप का यहां मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहते हैं कि हम इसको R कैप के टर्म में नहीं, हमें ये चाहिए R वेक्टर के टर्म में, तो R कैप की वैल्यू पुट कर देना जैसा कि पहले किया था। तो उस केस में R कैप क्या होता है, R कैप इज इक्वल टू वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R, और E इज इक्वल टू फिर हो जाएगा आपका K Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये आएगा, साथ ही साथ R कैप की जगह पे आएगा वेक्टर R अपॉन R, तो ये हो जाएगा Q। ये आपका, हालांकि इसे बहुत कम शो करते हैं, इसे बहुत कम दिखाते हैं, पर फिर भी आप लोग तैयार रहें इसके लिए कि R कैप की जगह पर हमें कभी भी
वेक्टर आर अपॉन आर रखना पड़ सकता है, ऐसी जरूरत पड़ जाए तो। ठीक है, तो इस तरह से बिंदु आवेश के कारण आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी। अब बात यह आती है कि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की और बात करें। इसकी डायरेक्शन की बहुत जरूरत पड़ती है हमें। वैसे तो डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो बल की दिशा है, लेकिन हम वहां बल की बात कर ही नहीं रहे, तो फिर डायरेक्शन के बारे में क्या देखें। मान लीजिए आप विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हो इस प्लस आवेश की वजह से, तो क्या देख रहे हो, डायरेक्शन आई है प्लस आवेश से दूर बाहर की तरफ। लेकिन अगर ये माइनस आवेश होता तो ये इस वाले चार्ज को क्या करता, अपनी तरफ अट्रैक्ट। इसका मतलब फिर दिशा क्या हो जाती, माइनस की ओर। तो सिंपल सा एक फंडा हो गया कि जब भी प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो डायरेक्शन हो जाएगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव, और माइनस आवेश की वजह से निकालेंगे तो टुवर्ड्स द नेगेटिव। दो ही पॉइंट ध्यान रखने, प्लस आवेश से दूर और माइनस की ओर, डायरेक्शन को आप समझ जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है वहां पर आपको प्लस और माइनस दोनों आवेश दिखेंगे। जब दोनों आवेश दिखे, ऐसे केस में आप फिर क्या समझेंगे उसको, तो वहां दोनों बातें क्लियर आपकी हो जानी चाहिए। तो हम बात करते हैं, फिगर से भी समझ लो आप इसको, ई की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है और वो भी प्लस का, और इससे यहां आप डायरेक्शन की बात कर रहे थे, तो अभी अभी आपने देखा वो हो जाएगी इस पॉइंट पर। ध्यान रखना है, जिस पॉइंट पर दिशा निकालनी है उस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। तो उस पॉइंट पर, यानी पी पॉइंट था, तो पी पॉइंट पर प्लस से दूर यानी बाहर की तरफ, ये हो गई सा ई की दिशा। यानी पहले पॉइंट में आप लिख सकते हो धन आवेश से दूर। अगर मान लीजिए ये आवेश आपका माइनस का होता और आप पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे होते, तो आप परीक्षण आवेश लेकर के आते। लेकिन अब की बार ये जो परीक्षण आवेश है क्या होता, ये अट्रैक्ट होता। तो अट्रैक्ट होता तो इधर बल लगता इस पर। अब जब बल इधर लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होती। इसका मतलब आप इस केस में कह सकते हैं इसी पॉइंट पर ऋण आवेश की ओर। तो सेकंड पॉइंट में आप ध्यान रख सकते हैं माइनस आवेश की ओर। तो दो पॉइंट आपके हो गए कि अगर किसी प्लस आवेश से हमें डायरेक्शन निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव, और नेगेटिव से निकालनी है तो टुवर्ड्स द नेगेटिव। एक और पॉइंट, कभी कभी इस तरह की सिचुएशन आपको दिख जाएगी कि एक प्लेट थी पॉजिटिव और एक प्लेट थी नेगेटिव, और उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही थी। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आगे चल के आप पढ़ेंगे तो इस तरह की सिचुएशन बनती है कैपेसिटर के अंदर, संधारित्र के अंदर। और संधारित्र एक ऐसा डिवाइस होता है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आ जाए, इसका मतलब हर जगह पर विद्युत क्षेत्र एक जैसा रहता है वहां पर। तो इस केस में जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो होती है ऐसे प्लस से माइनस की ओर। तो कभी हमें ऐसे भी लिखना पड़ सकता है दिशा में कि किधर प्लस से माइनस की ओर। लेकिन इसमें तीनों बातें आ रही हैं, प्लस से माइनस की ओर में तीनों बातें शामिल है। इसमें आप ये भी कह सकते हो प्लस से दूर, और इसमें ये भी कह सकते हो माइनस की ओर और प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, तो जैसी हमारी सिचुएशन होगी, केवल अगर धनावेश की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन के लिए अवे फ्रॉम पॉजिटिव, केवल अगर ऋण आवेश की बात कर रहे हैं तो टुवर्ड्स द नेगेटिव। और अगर वहां इस तरह की सिचुएशन बन रही है कि एक प्लेट पॉजिटिव है और एक प्लेट नेगेटिव है, तो डायरेक्शन के लिए प्लस से माइनस की ओर। क्लियर? अब हम बात करते हैं, जैसे आपने सुपरपोजिशन को पढ़ा था किसमें, कूलॉम्स लॉ के लिए। और सिंपल सी बात थी, सुपरपोजिशन केवल कूलॉम्स लॉ के नहीं पढ़ते हम, उसको हमने 11th में पढ़ा था विस्थापनों के लिए, साउंड वाले चैप्टर में। वहां कूलॉम्स लॉ के लिए यानी नेट फोर्स निकालने के लिए पढ़ लिया। और अब उसी तरह से हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए। जो न्यूमेरिकल आएंगे काफी सिमिलर हुआ करेंगे, बस फॉर्मूला बदल जाया करेगा आपका। जैसे उस दिन हमने एक एग्जाम्पल लेकर के आपको थोड़ा सा बताया था कि
एक चार्ज यहां रखा है, एक यहां रखा है, एक यहां रखा है, और यहां अगर एक चार्ज लाएं और कहें कि इस पे नेट फोर्स बताओ, तो पहले इससे निकालेंगे, फिर इससे निकालेंगे, फिर इससे निकालेंगे, और उनका कर देंगे वेक्टर सम। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसी तरह से अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करना चाह रहे हैं। हमारे बहुत सारे चार्ज है हमारे पास, Q1, Q2, Q3, और सब चार्जों की वजह से हम एक पॉइंट दे दिया कि इस पॉइंट पे बताइए विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो पहले एक से निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है KQ/R²। फिर दूसरे से निकालेंगे, फिर तीसरे से निकालेंगे, उनकी डायरेक्शन शो करेंगे, और डायरेक्शन शो करने के बाद फिर कर देंगे उसका वेक्टर सम। तो आप इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कह सकते हो, या फिर आप ये भी कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। यानी हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं और उनकी वजह से हम, या फिर ये भी कह सकते हैं ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो दोनों तरह से उस चीज को समझ सकते हो। अब आप क्या लेके चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई एक बिंदु आवेश है आपके पास Q1, दूसरा आवेश यहां पर है Q2, और तीसरा आवेश यहां पर है Q3, और भी हो सकते हैं। और ये कोई पॉइंट है आपका P। इस P पॉइंट पर आप निकालना चाहते हैं नेट विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले Q1 की वजह से निकालोगे, मान लो Q1 से इसकी दूरी है R1, फिर Q2 की वजह से निकालोगे, दूरी है मान लो R2, फिर Q3 की वजह से निकालेंगे, दूरी है मान लीजिए R3। जब आप इसकी वजह से निकालेंगे तो डायरेक्शन की बात करोगे तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव। तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव का मतलब ऐसे करके, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा इस पॉइंट पर दिखाएंगे और पॉजिटिव चार्ज से दूर लेते हुए उसको। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट डायरेक्शन शो करने में क्या करता है, वो यहां दिखाने लग जाता है। यहां नहीं बात करनी हमें, जहां आवेश रखा है वहां बात नहीं करनी है। जिस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, डायरेक्शन की बात हमें वहां करनी है, लेकिन उस आवेश से दूर लेकर के जाना है। अगर प्लस है तो, और माइनस है तो उसकी ओर लेकर के जाना है। अब जैसे इससे निकालोगे तो ये भी प्लस है, तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव यानी ये वाला, तो ये आप इसको E1 कह रहे थे, इसको आप E2 कह रहे हैं। ऐसे इसकी वजह से तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव ये E3, और भी हो सकता था। अब अगर मैं यहां बात करूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E = E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अगर और होता तो और भी। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप ये कहेंगे उसको तो सब बलों में यूज करते थे हम, उसे तो विस्थापन में, वो तो सदिशों के योग को प्रदर्शित करता है। जब भी दो या दो से ज्यादा सदिश आपस में मिलते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए उनका जो वेक्टर सम कर दिया जाता है, उसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चाहे वो विस्थापन के लिए हो, अब चाहे वो बल के लिए हो, या फिर चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो, या फिर और कोई फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके लिए हो। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो साइन की वैल्यू निकालने की बात की जाती तो कैसे शो करते। मान लो आप इसमें E1 की बात करना चाह रहे हैं, तो E1 की वैल्यू क्या हो जाती, KQ1/R1², क्योंकि फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है E = KQ/R²। अब इस फॉर्मूले को माइंड में रखना है हमें, क्योंकि अब इसी की जरूरत पड़ा करेगी। तो ये हो गया KQ1/R1²। अब लेकिन वेक्टर है यहां तो डायरेक्शन की भी बात करनी पड़ेगी, तो इसी डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर मान लिया R1 कैप, तो R1 कैप का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दूसरा KQ2/R2²। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपने मान लिया R2 कैप, तो इसमें R2 कैप का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस तीसरा दिखा दीजिए K और Q3/R3², और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर R3 कैप मान लिया, तो R3 कैप। इस तरह से आप उसको शो कर सकते हैं। हालांकि ये चीज माने नहीं रखती है, माने ये रखता है कि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो फिर आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने उस दिन बल निकलवाया था, नेट फोर्स निकलवाया था, बहुत सारे चार्ज रखे थे और किसी एक चार्ज पर बल निकलवाया था, वैसे ही अब अगर बहुत सारे चार्ज कहीं रखें और एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकलवाएं तो आपका वही तरीका होगा, बिल्कुल सेम तरीके से।
पहले एक की वजह से निकालो, फिर दूसरे की वजह से निकालो, फिर तीसरे की वजह से निकालो, उनकी डायरेक्शन को शो करो। अब फिर बात आ जाएगी भाई डायरेक्शन से फिर कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो उसके लिए उस दिन भी हमने बात की थी कि अगर विद्युत क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में आ जाए, मान लो दो विद्युत क्षेत्र और एक ही डायरेक्शन में आ गए हैं, तो फिर सिंपली ऐड कर सकते हो आप उसको, सही है ना। तो सिंपली आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, पहला पॉइंट आपका। दूसरा, अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी पॉइंट पर एक विद्युत क्षेत्र इधर है E1 और दूसरा इधर है E2, यानी एक दूसरे के विपरीत आ गए, यानी उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया, तो उस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे, तो E1 माइनस E2। अगर आपको लग रहा है कि दो विद्युत क्षेत्र किसी एंगल पर आ गए हैं, थर्ड पॉइंट, इस तरह की सिचुएशन बन गई है कि भाई E तो इधर है E1 और ये E2 इधर है और उनके बीच का एंगल हमको पता है, या फिर वहां पर ऐसी कंडीशंस गिवन है उस न्यूमेरिकल में कि हम उनके बीच के एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना। वही जिस तरह से वेक्टरों का सम हम करते थे, वेक्टरों का रिजल्टेंट वेक्टर आप निकालते थे, बिल्कुल सेम तरीका है, कहीं कोई चीज उसमें चेंज नहीं है और दोनों टॉपिक एक जैसे हैं। इसलिए आप न्यूमेरिकल करते समय बस ध्यान ये रखना है कि विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लगाएं कि कूलाम का नियम लगाएं। जब बल निकालना है तो कूलाम का नियम, और अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो विद्युत क्षेत्र वाला फॉर्मूला। अब इसके अलावा फिर भाई एक और चौथी कंडीशन आ सकती है, जैसे कि मैंने उस दिन भी बताया था, मान लीजिए दो से ज्यादा वेक्टर आ गए, कहीं दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, अब क्या करेंगे। तो हमारे पास उसके भी दो तरीके होते हैं, हालांकि तरीके तीन है उसके, एक तरीका मैं लास्ट में बताऊंगा, वो थोड़ा सा स्टूडेंटों के लिए टिपिकल लगता है, क्योंकि हम पूरे न्यूमेरिकल को वेक्टर फॉर्मेट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसको किसी दिन एक अलग से एग्जांपल लेकर के अलग से समझाएंगे। तो अब चौथा केस क्या हो सकता है, मान लो ये कोई एक पॉइंट था और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक की डायरेक्शन तो इधर आ गई E1 की, तो एक इधर आ गया E2 और एक इस डायरेक्शन में आ गया E3। अब इसको सॉल्व करने का हमारे पास क्या तरीका है। पहला तरीका तो आपका यह हो सकता है कि इनमें से किन्हीं दो को सॉल्व करो। आपके वहां ऐसी सिचुएशन बन रही होगी कि किन्हीं दो के बीच का एंगल निकल के आ जाए, मान लो इन दो के बीच का एंगल निकल के आ गया, तो आप पहले इस फॉर्मूले की हेल्प से इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लोगे और उसकी डायरेक्शन भी निकाल लोगे। डायरेक्शन का भी फॉर्मूला हम जानते हैं, उस दिन भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था। अगर ये वेक्टर A होता है, ये वेक्टर हमारा B है, तो इसका जो पैरेललोग्राम बनता है, ये डायगोनल उसके रिजल्टेंट वेक्टर R को रिप्रेजेंट करेगा, ये एंगल पूरा थीटा होता है, तो ये डायरेक्शन अल्फा, यहां R की वैल्यू होती थी रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, जो कि आप ये वाला निकाला था। अब डायरेक्शन की बात करें तो tan अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। तो ये चीजें मैं बता चुका हूं आपको पहले, इसलिए थोड़ा तेजी में बता दिए। अब बात करते हैं कि भाई या तो इन दोनों का वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल दो पहले। सपोज करो कि इन दोनों का रिजल्टेंट और इसी लाइन पे ऊपर की तरफ आ जाए, तो अब ये दो तो खत्म हो गई ना, अब तो इनका रिजल्टेंट आ गया ना यहां पे, और ये जो रिजल्टेंट है इसके क्या है, अपोजिट, और उन दोनों में देख लेंगे ज्यादा कौन सा है, ज्यादा वाले में से माइनस कर देंगे, नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल सेम तरीका है जैसा कि आपने उस दिन बल निकालने के लिए किया था। या फिर दूसरा तरीका, एक तरीका होता है इनको कंपोनेंटों में डिवाइड करके सॉल्व करने का। कंपोनेंटों में डिवाइड करके जब सॉल्व आप करते हो तो कैसे किया जाता है उस चीज को और समझिए एक बार। सपोज करिए सिचुएशन बिल्कुल सेम थी, ये आपका E1, इधर आपका E2 वेक्टर और एक आपका E3 वेक्टर।
कंपोनेंटों में डिवाइड करने के लिए आप क्या किया करेंगे, एक तो हॉरिजेंटल लाइन खींचा करेंगे और एक वर्टिकल लाइन खींचा करेंगे। आपने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। अब आप ये देखेंगे कि जो लाइनें आपने ड्रॉ की हैं उन लाइनों पर कितने वेक्टर इसमें से आ रहे हैं, उनको नहीं छेड़ना है, वो जैसे हैं वैसे रहेंगे। उनके अलावा जो वेक्टर है, तो कौन से अलावा दिख रहे हैं हमें, E2 और E3। कोशिश करेंगे, वहां सिचुएशन जरूर ऐसी होगी कि आप एंगल को निकाल पाओगे। कोशिश करेंगे कि या तो इन दोनों वेक्टरों के इस वर्टिकल लाइन के साथ वाला एंगल आ जाए और या फिर हॉरिजेंटल लाइन के साथ वाला एंगल आ जाए। और मान लो वहां पर ऐसी कंडीशंस गिवन है कि हम उस कोण को निकालने में कामयाब हो जाते हैं और मान लो वो एंगल निकल करके आ गया, आपके इधर वाला भी थीटा आ गया और इधर वाला भी थीटा आ गया। अलग अलग भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो तो जितना एंगल होगा उसी हिसाब से कंपोनेंट बन जाएंगे। तो जब ये एंगल आ जाएंगे तो इस E3 का इधर वाला कंपोनेंट, आप जानते हो जिधर एंगल होता है उधर कंपोनेंट होता है cos थीटा, ठीक है ना, और जिधर एंगल नहीं होता है उधर sin थीटा। तो ये वाला हो जाएगा E3 cos थीटा और ये वाला हो जाएगा E3 sin थीटा। ऐसे ही इसका इधर वाला हो जाएगा E2 cos थीटा और इसका भी इसी लाइन पर हो जाएगा E2 sin थीटा। अब आप क्या देख रहे हैं, E3 cos थीटा और E2 cos थीटा अपोजिट। अगर ये इक्वल और हो, यानी यहां पर E3 की वैल्यू E2 के इक्वल हो, भाई cos थीटा तो है ही इक्वल, दे आर कैंसिल टू ईच अदर, वो एक दूसरे को आपस में खत्म कर देंगे, निरस्त कर देंगे, ठीक है। तो फिर क्या रहेगा, केवल इन दोनों को आपस में, क्योंकि ये तो एक ही तरफ है, उनको प्लस कर लेंगे और अगर ये प्लस करने के बाद ये ज्यादा है तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे और अगर नीचे वाला ज्यादा है तो इस वाले में से उन दोनों को माइनस कर देंगे। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अगर ऐसा होता कि ये आपस में इक्वल नहीं है तो इनमें कौन सा ज्यादा है, फिर ये देखेंगे। सपोज करो ये वाला ज्यादा है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा फिर, और वैल्यू हम सॉल्व करके निकाल लेंगे माइनस करके, और इन ऊपर वालों में और इसमें देखेंगे कौन सा ज्यादा है। मान लीजिए अब की बार ये दोनों मिलके ज्यादा आ रहे थे तो इसको माइनस करेंगे तो उसका फिर ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे, दोबारा से ये फॉर्मूला लगा करके और फिर से उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। क्लियर।